Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board. This is chapter 7 and basically this is a summary of chapter 7 which is about the revenue administration and economic policy ऑफ द ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिशर्स के अंदर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरह से रही है उसका हम समरी और एक रिवीजन पर्पस से ये जो है सेशन देखेंगे. तो पहले देख लीजिए कि क्या क्या कंटेंट थे इस चैप्टर में जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं. आपको पहले वो वीडियोस जाके देखने हैं, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आइए और ये वीडियो देखिए. तो पहले तो ब्रिटिश एग्रीगेरियन पॉलिसी, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, रैयतवारी, महालवारी सिस्टम और फिर ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. सो ये सारे थे कंटेंट इस चैप्टर के. अब फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द ब्रिटिश एग्रीगेरियन पॉलिसी. सो देखिए पहली बात तो अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें और 18th सेंचुरी तक की बात करें तो बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया. तो दोनों इंडस्ट्रीज बीट एग्रीकल्चर और कॉटेज, ठीक है, अच्छे रिलेशंस थे, अच्छे से चल रही थी. ठीक है, एग्रीकल्चर की फील्ड में हम काफ़ी ज़्यादा आगे थे, दूसरे कंट्रीज से तो बहुत ज़्यादा आगे थे और हमारे जो पोजीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी इन द वर्ल्ड, बेसिकली इन द फील्ड ऑफ कॉटेज और यू कैन से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़. फिर अब ब्रिटिश जो पॉलिसीज़ थी, अब ब्रिटिशर्स आ चुके थे 18th सेंचुरी के बाद से उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है स्टार्ट हो गया था. तो अब ब्रिटिशर्स आ गए थे तो वो अपनी पॉलिसीज़ इस तरह से लेकर आते थे जिसमें उनका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, उनकी सबसे ज़्यादा इनकम हो और फ्रॉम द लैंड विदाउट केयरिंग मच अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन कल्टिवेटर्स, राइट. सो इस वजह से क्या हुआ, हमारा एक्सटॉर्शंस शुरू हो गया. उन्होंने जो हमारे एज ओल्ड सिस्टम थे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के उनको अबैंडन कर दिया और उन्होंने एक रूथलेस पॉलिसी रेवेन्यू कलेक्शन के लिए स्टार्ट कर दी. ठीक है, ये तो चीज़ें हमने डिटेल में भी डिस्कस की हैं कि भारत किस तरह से आगे था. वो डिटेल सेशन पहले जाके देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी. तो देखिए जब जैसे ही ब्रिटिशर्स आ गए और उन्होंने बेसिकली 3 तरह के लैंड टेन्योर सिस्टम हमारे यहाँ स्टार्ट कर दिए. पहला था ज़मींदारी सिस्टम जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं. दूसरा था रेवेन्यू सिस्टम जिसका नाम था महालवारी सिस्टम एंड थर्ड वन इज़ द रैयतवारी सिस्टम, राइट. सो ये तीनों सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही डिटेल में. अब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की बात करते हैं. तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, ही इज़ द मोस्ट कंस्पिशियस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स उन्होंने अपने अंदर ली थी. दैट वाज द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम बेसिकली बंगाल में और उड़ीसा बिहार में भी इसको एक्सटेंड किया गया था. मेन फीचर्स जल्दी से देख लेते हैं. तो इसके मेन फीचर्स से जो ज़मींदार थे बंगाल में उनको लैंड ओनर्स की तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा. द ज़मींदार ऑफ बंगाल वर रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर्स ऑफ द लैंड. बट कब तक, जब तक कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलरली रेवेन्यू देंगे, रेवेन्यू का कुछ हिस्सा देंगे. ठीक है, फिर उसके बाद जो भी अमाउंट इनके द्वारा फिक्स किया गया है और वो इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा किसी भी सर्कमस्टांसेस में. जो राइट्स थे वो टेनेंट्स बन गए थे सिंस दे वर कंसिडर्ड द टाइलर्स ऑफ द सॉइल एंड द सेटलमेंट टुक like this settlement took away the administrative and the judicial functions of basically zamindars, है ना. फिर as the revenue was fixed by the system, वो fixed revenue बहुत ज़्यादा हाई था. बहुत से ज़मींदार ने जो है पेमेंट भी डिफ़ॉल्ट कर दिया था क्योंकि देखो ज़्यादा हाई पेमेंट रहेगा तो अगर सपोज उस लैंड से उतना प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है तो कहाँ से पैसा लेकर आओगे. फिर जब डिफ़ॉल्ट हो जाता था तो उनकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाती थी एंड डिस्ट्रेस सेल्स वर कंडक्टेड जिसकी वजह से पूरा सारा सिस्टम ख़त्म हो गया. जो रिच ज़मींदार हुआ करते थे, जिनकी अच्छी लाइफ हुआ करती थी, अब वो विलेज छोड़ने लगे, टाउन्स में जाने लगे. दे एंड वो फिर अपने जो रैंड कलेक्शन है किसी एजेंट के द्वारा छोड़ देते कि भाई ये एजेंट तुम कलेक्ट करना टैक्सेस को, है ना. तो इस तरह से सिस्टम स्टार्ट हो गया था. इसी वजह से ये जो पूरा जो सिस्टम था लैंड लॉर्डिज्म का ये थोड़ा फेल हो गया. फिर आता है रैयतवाड़ी सिस्टम. सो बेसिकली मद्रास, बेरार, बॉम्बे, आसाम में इंट्रोड्यूस किया गया था. सर थॉमस मुनरो ने ये सिस्टम मद्रास प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया था. सेटलमेंट के अंदर पीजेंट्स को ही जो है लैंड का प्रोप्राइटर माना जाता था एंड कोई इंटीमीडिएटरी नहीं था, यानी कि जो ज़मींदार था वो नहीं था. ठीक है, अब पीजेंट्स ही डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसा दे रहे थे. ठीक है, एट द एंड ये सिस्टम भी फेल हो गया. लाइक अंडर दिस सेटलमेंट वॉज नॉट सर्टनली पॉसिबल टू कलेक्ट रेवेन्यू इन द सिस्टमेटिक मैनर. एंड द थर्ड वन इज़ महालवारी सिस्टम 1833 में. ये जो आपके पंजाब, सेंट्रल प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है, यहाँ पे ये सेटलमेंट इस सिस्टम को जो है अडेप्ट किया गया था.
यहाँ पे बेसिक यूनिट रेवेन्यू सेटलमेंट की थी विलेज और महाल, तभी इसको महालवारी सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो विलेज का पूरा सपोज कोई एक विलेज है, विलेज ए, उस पूरे विलेज में जितना भी लैंड है वो जॉइंटली एक विलेज कम्युनिटी ओन करती है, और इस कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे, है ना। तो एंटायर महल और ये जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई इस सिस्टम के अंदर, ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। सो इन द इनिशियल डेज ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था कि ट्रेड करना है। लेटर ऑन इन्होंने अपनी मोनोपोली ट्रेड में बैठा दी, है ना, यानी कि अब मोनोपोली यानी कि एक ही सिस्टम का, एक ही कंपनी का राज होने लग गया, राइट। कंपटीशन, मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि कंपटीशन को ख़त्म कर देना। तो यहाँ पे वो नहीं हो रहा था, कंपटीशन ख़त्म हो चुका था और पूरा का पूरा प्रॉफिट खुद ही कमाना चाह रहे थे। तो इसकी वजह से, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से हमारे यहाँ के जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो पूरा का पूरा हमारी इकोनॉमी उसी पे डिपेंडेंट है ना, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, तो हैंडीक्राफ्ट्स जो हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, ठीक है। एज फार एज द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड द प्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट वर कंसर्न, इंडिया वॉज ऑलरेडी फार अहेड ऑफ दोज कंट्रीज ऑफ द वेस्ट और इन द वर्ल्ड। बट पूरा हमारा जो सिस्टम है इन्होंने आके ख़राब कर दिया। ये काफ़ी वाइब्रेंट इंडस्ट्री थी, मैं आपको बता दूं, ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट इंडस्ट्री थी। बट कैसे हमारे यहाँ डिटोरेटेशन शुरू हुआ 18 सेंचुरीज़ ब्रिटिशर्स के आने के बाद। रीजंस क्या क्या थे ये देख लेते हैं। देखिए, जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो काफ़ी ज़्यादा डेट्रीमेंटल थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए। ऊपर से यहाँ पे हो रहा था डंपिंग यानी कि हमारा जो इंडियन मार्केट था उसमें ब्रिटिश प्रोडक्ट डंप किए जा रहे थे। ब्रिटिश प्रोडक्ट यानी कि जो पूरे फिनिश प्रोडक्ट हैं, चीप प्रोडक्ट यानी कि कम सस्ते दाम में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो यहाँ पे फेंके जा रहे थे, मान लीजिए यहाँ पे बेचे जा रहे थे। और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एज़ कम्पेयर टू दैट क्या होता है, महंगा होता है। और इसी वजह से क्या है, यहाँ पे जो लुभाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ब्रिटिश मार्केट से यहाँ पे फ्लड किए जा रहे थे, फिनिश गुड्स प्रोडक्ट फ्लड किए जा रहे थे। हमारे यहाँ से क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल जो था भारत से, इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटिश लैंड पे ले जाके वहाँ पे मशीन्स का यूज़ करके उस प्रोडक्ट को यहीं पर ही वापस बेचा जा रहा था। तो रॉ मटेरियल सस्ता होता है, फिनिश गुड महंगा होता है, तो यहाँ से सस्ती चीज़ ले जाके यहाँ पर हमारे यहीं पे इसी लैंड पर महंगी चीज़ बेच रहे थे। और हमारे यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सपोज़ ये ए प्रोडक्ट है, ठीक है, सपोज़ कोई मान लीजिए कोई पेपर है, ठीक है, मान लीजिए कोई पेपर है या फिर पेन है, ओके, देयर सम पेन। तो पेन जो है, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया है, मशीन ने बनाया है, दैट इज़ चीप। और जो पेन आप बनाओगे, हाथ से बनाओगे, हैंडीक्राफ्ट्स बनाओगे, दैट इज़ एक्सपेंसिव। तो ऑफकोर्स इंसान ये चीप पेन ही लेगा, बट उसके पीछे भी पूरी हिस्ट्री, तो हमने वो हमारा ही रॉ मटेरियल है, हमें महंगे चीज़ों में बेचा जा रहा है। सो 1769 में कंपनी ने जो था, फिर उसके बाद जो रॉ सिल्क है बंगाल में, उसको इंकरेज किया, उसका कल्टीवेशन इंकरेज किया, और बट इम्पोज कर दिए सर्विस रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सेल ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। फिर 1813 में स्ट्रेटजीज ऐसी बनाई गई कि जो फिनिश गुड्स है ब्रिटिश से आना शुरू हो गया, उसका कंजप्शन एनहांस किया गया था। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था, उसकी वजह से मशीनरी आ चुकी थी यूरोप में, और ये जो पावर लूम्स हैं उन्होंने हैंडलूम्स को रिप्लेस कर दिया गया। नए कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की वजह से पब्लिक लाइफ में भी रेवोल्यूशन आया। एंड द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द इंग्लैंड वॉज ऑल्सो इंक्रीज्ड विद द साइमल्टेनियस इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, जो कि मैंने आपको भी समझाया कि रॉ मटेरियल जा रहा था, फिनिश गुड्स यहाँ पे आ रहा था, जिसकी वजह से हमारे भारतीयों की जॉब लॉस हो रही थी, स्पेशली इंडियन आर्टिशंस की, क्राफ्ट्समैन्स की, और उनकी लाइवलीहुड भी कई हद तक ख़राब हो रही थी और जा रही थी। सो ये हो गया सेशन, और इस सेशन में हमने डिस्कस किया है अबाउट द समरी ऑफ हाउ वाज द ब्रिटिश पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन। आई होप आपको ये क्विक समरी में समझ में आया हो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स, एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।